नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इन्वायरमेंट की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है जो हम सीजीपीएससी मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हम जैव विविधता को समझे और उससे जुड़े जो भी टॉपिक हैं वो समझे थे। आज की क्लास में हम पहले मानव वन्य जीव संघर्ष समझेंगे, उसके बाद प्रदूषण को समझेंगे। ये एक टॉपिक लिखा है आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंस में मैं कई बार बोलता हूँ कि यार सिलेबस में जो लिखा है वहीं से सवाल आता है। तो अब ये समझिए कि मानव और वन्य जीव संघर्ष है क्या। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मानव और वन्य जीवों का जब संघर्ष होता है तो मानव वन्य जीव संघर्ष है। और मेन ऐसा नहीं है, मेन देखो ये एरिया है वन्य जीव का और ये एरिया है मानव का। पहले दोनों अलग अलग बटे थे। अब क्या हो रहा है कि मानव इनके एरिया में इंटरफेयर कर रहा है। मानव क्या बोल कर रहा है, यहाँ सड़क बना रहा है, मानव यहाँ जमीन खरीद रहा है, यहाँ खेती कर रहा है, इनके संसाधनों पे जा रहा है, यहाँ शहर बना रहा है, गांव बना रहा है। और जब यहाँ मानव कुछ भी हस्तक्षेप करेगा तो यहाँ रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो क्या करेंगे, वो तो या तो इधर आएंगे, मुख्य मानवों की तरफ आएंगे। तो दोनों को नुकसान होगा, वन्य जीवों को भी नुकसान होगा और मानवों को भी नुकसान होगा। मतलब कई बार हम बोलते हैं कि वन्य जीव हमारे एरिया में घुस आए हैं, जबकि वो सही नहीं रहता, हम उनके एरिया में घुस गए। तो वो चीज होती मानव वन्य जीव संघर्ष। मतलब ये वो स्थिति जब मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संसाधनों के लिए, क्षेत्र के लिए और अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब संसाधन उतने ही है, अब भाई आम या तो आप खाओगे या बंदर खाएंगे। क्षेत्र उतना ही है, अस्तित्व या तो वो बचेंगे या हम बचेंगे। और ये संघर्ष आमतौर पर तब होता है जब मानव जैसे कृषि करके, शहरीकरण करके, उद्योग करके, खनन करके वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप करता है। मतलब अगर हम उनके आवासों में हस्तक्षेप करेंगे तभी तो संघर्ष होगा, जिससे दोनों पक्षों को हानि होती है। भारत जैसे जैव विविधता समृद्ध देश में एक गहरी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन गई है। अब अगर परिभाषा बोले, जब वन्य जीव और मनुष्यों के बीच एक दूसरे की गतिविधियां एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे मानवीय जीवन को, संपत्ति को, वन्य जीव सभी को नुकसान होता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों होता है संघर्ष, आप समझ गए ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि यार वन्य जीव जहां रहते हैं वहां मानव पहुंच रहा है। तो वन्य जीव, अब जैसे शेर आ गया बोलते हैं या हाथी आ गया, तो वो क्यों आएगा हमारे यहाँ, वो इसीलिए आएगा ना कि उनका जो आवास है उसको हम क्षरण कर दिए। पहले तो नहीं आते थे शेर इतना ज्यादा। तो पहला कारण है वन आवासों का क्षरण हो गया और विखंडन हो गया। मतलब आप सड़क बनाए, रेल मार्ग बनाए, खनन किए, अन्य विकास कार्य किए, जिससे जो वन्य जीवों के जो गलियारे जहाँ से वो घूमते थे, चरते थे, अपना विचरण करते थे, वो प्रभावित हुए। दूसरा, मानव जो है वन क्षेत्र में रहने लगा। मतलब पहले जहाँ जंगल था वहां हम जाके घर बना लिए, वहां गांव बना लिए, तो उससे दिक्कत हो गई। इसके अलावा खाद्य और जल की उपलब्धता में थोड़ा कमी आई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ी तो प्राकृतिक जल स्रोत, प्राकृतिक संसाधन, इनमें थोड़ा सा कमी आई है। इसके अलावा एक संघर्ष इसलिए भी होता है कि जो जैसे नील गाय है, जैसे हाथी है, जैसे सुअर है, जंगली सुअर, ये फसलें नष्ट करते हैं, तो जो किसान है वो फिर उनको, तो उस चक्कर में संघर्ष होता है। बाघ है, तेंदुए है, ये क्या इधर आक्रमण क्यों करते हैं मानवी इलाकों में, क्योंकि यहाँ जानवर मिलते हैं। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न, जो जैसे गन्ना है, केला है, इस टाइप की फसलें ना वन्य जीवों को आकर्षित करती हैं अपने तरफ। अतिक्रमण हम बोल सकते हैं कि अवैध लकड़ी कटाई हो रही, शिकार हो रहा है, खनन हो रहा है, इससे भी दिक्कत है। और प्रजातियों का विस्थापन, कि जो विदेशी प्रजातियां जैसे लेंटाना है, बाकी है, तो जो प्राकृतिक श्रृंखला थी वो उसमें दिक्कत आई और उसके कारण भी ये संघर्ष होता है। प्रभाव किसके किस पे होगा, एक तो मानव पे प्रभाव होगा, दूसरा वन्य जीवों पे प्रभाव होगा, तीसरा पूरे तंत्र पे प्रभाव होगा। मानव को क्या प्रभाव होगा, सीधा सीधा प्रैक्टिकल सोचो कि यार कोई जानवर है जो हमारे इलाके में घुसा है, आप एक गांव में रहते हो, जानवर आ गए। जानवर क्या क्या करते हैं, या तो फसल नष्ट करेंगे, जैसे हाथी ही घुसा है तो क्या होगा, पहली चीज, हाथी को इमेजिन करके कर लो, फसल नष्ट करेंगे, मवेशियों की हत्या कर देंगे, जो भालू वालू, चीता ईता, शेर घुसाएंगे, और संपत्ति को नुकसान, हाथी आके घर तोड़ देगा। दूसरा, इंसान को भी तो मारते हैं,
तो मानव जीवन को भी खतरा है, मानव जीवन के जाल मान को खती है। तीसरा, एक तनाव की स्थिति है कि यार मत आ जाए, हाथी मत आ जाए, शेर मत आ जाए, भालू मत आ जाए, तो एक मानसिक तनाव, अस्थिरता आ जाती है। और एक वन्य जीवों के प्रति आक्रोश आ जाता है कि भाई अगर आपके एरिया में ही किसी को कोई वन्य जीव नुकसान पहुंचा दिया तो आपके मन में उनके प्रति एक नकारात्मक धारणा आ जाएगी। तो एक ये मानव पे प्रभाव है। वन्य जीवों का भी क्या प्रभाव होता है? वन्य जीवों को लोग मार देते हैं भाई, या तो आत्मरक्षा में या प्रतिशोध में। अब जैसे सांप निकला, उसको मार देते हैं कि हमको ना काट दे। कोई तेंदुआ किसी की हत्या कर दिया तो फिर गांव वाले पकड़ के मार देते हैं। तो एक वो दिक्कत है। दूसरा, प्राकृतिक प्रवास बाधित हो जाता है, क्योंकि जो गलियारे, तो गलियारे मतलब आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इनके गलियारे बने रहते हैं। जैसे मान लो एक जंगल ये है, एक जंगल ये है, तो इनका ये प्राकृतिक गलियारा, यहाँ से ये इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे इंसान अपने घर बना लिया तो भाई तुम उनकी रोड में आए हो ना, तो दिक्कत तो होगी। और अवांछित मानव संपर्क होता है, मतलब जनरली जैसे भालू के बारे में बोला जाता है कि भालू जनरली मनुष्य के ऊपर अटैक नहीं करता। लेकिन अब भालू है, मादा भालू है, उसका बच्चा है, तो उसको ये लगता है अगर कोई इंसान वहां से जा रहा है तो मेरे बच्चे को ना नुकसान पहुंचा दे, इसलिए वो उसको बचाने के लिए अटैक करती है। तो अगर मानव संपर्क होगा तो फिर वो आक्रामक हो जाएंगे। तीसरा, वही पारिस्थितिक असंतुलन, कि भाई एक असंतुलन आ जाएगा ना। अब आप शिकारी प्रजातियों को मार दोगे तो जंगल में बाकी प्रजातियां बढ़ जाएंगी, असंतुलन हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे वर्तमान स्थिति क्या है, तो 700 से ज्यादा संरक्षित क्षेत्र है, 70% हाथी रेंज, 40% शेर रेंज, ये सब संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है। ये WWF की रिपोर्ट है। और आप लेटेस्ट डाटा दे देना, मतलब हर साल मतलब ठीक ठाक मृत्यु होती है। जैसे महाराष्ट्र में 22 में 105 से ज्यादा मृत्यु हुई। सरकार क्या क्या करती है, तो सरकार जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसमें हम शिकार पे रोक किए, संरक्षित क्षेत्रों को स्थापना किए, वन्य जीव अभयारण्य बनाए, नेशनल पार्क बनाए। जैव विविधता अधिनियम 2002 है, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम किए। वन्य जीव कार्य योजना है, जिसमें हम संकटग्रस्त प्रजातियां, व्यापार नियंत्रण, ये सब करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। NMDA की गाइडलाइन है कि कैसे हम संघर्ष को रोक सकते हैं। मुआवजा तंत्र है कि भाई कोई जानवर आया तो मुआवजा दिया जाए उसको। समाधान क्या क्या कर सकते हैं? एक तो वन्य जीव गलियारा बना सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। जैसे मान लो हाथियों का दल है, वो घूमते रहता है, तो भाई पहले से अपन निगरानी कर लें कि हाथी आज इस गांव में आ रहे हैं, तो वहां वाले सतर्क रहें कि यार हाथी घूम रहे हैं। अब वहां जा रहे हैं तो वहां वाले सतर्क रहें। कैमरा ट्रैप, GPS इस टाइप का कर सकते हैं। और फसल को में नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीज कर सकते हैं, सौर बाढ़, मधुमक्खी बाढ़, ये सब। समुदायों को लेके कर सकते हैं, स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण दें, इको डेवलपमेंट समितियां बनाएं। इसके अलावा जनता में जागरूकता जरूरी है, मीडिया के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से। और नीति का निर्माण जरूरी है, कृषि और वन विभाग के बीच समन्वय होना चाहिए और योजना होनी चाहिए। तो ये सब हम समाधान कर सकते हैं। अब है प्रदूषण। ये आपके सिलेबस में ये भी सीधा सीधा लिखा है। प्रदूषण मतलब होता है कि पर्यावरण में कोई भी अवांछित चीजें चल देना, मानवीय गतिविधियों के कारण। जनरली प्रदूषण एक तो प्राकृतिक भी होता है, वो नॉर्मल है, वो प्रकृति खुद से मैनेज कर लेती है। लेकिन जब हम लोग अपनी गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ का प्रवेश कराते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है और पृथ्वी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो पर्यावरण प्रदूषण है। तो एक अच्छी परिभाषा आपको समझ में आई कि मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जब अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ प्रवेश करते, जिससे परिस्थितिकी तंत्र को, पर्यावरण को और स्वास्थ्य को असर पड़ता है, तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण जल में भी हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, वो सब हम देखेंगे। प्रदूषकों का वर्गीकरण अगर करें हम, तो एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, एक होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक मतलब जिस रूप में वो निकले उसी में प्रदूषण फैलाएंगे। जैसे DDT है, प्लास्टिक है, हम फेंके, वो प्रदूषण कर रहा है, वो प्राथमिक है। द्वितीयक मतलब होता है कि जो प्राथमिक प्रदूषक है उससे क्रिया करके फिर वो तैयार होते हैं, वो द्वितीयक है। जैसे पैन का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड और
हाइड्रोकार्बन की क्रिया से होता है। तो पैन द्वितीयक प्रदूषक है पर एक्सीटाइल एसिटाइल नाइट्रेट। फिर ये तो आपको पता है, एक जैव निम्नीकरणीय है, एक गैर जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब जो अपघटित हो जाते हैं, गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब जो विघटित नहीं होते, बहुत समय में विघटित होते हैं। फिर एक प्राकृतिक है, एक मानव जनित है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से होता है, जैसे जलवायु, ज्वालामुखी, वनाग्नि। मानव जनित जो इंसान करते हैं। फिर प्रदूषण के प्रकार हैं, एक वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। अब आपको मेन सिलेबस में भी लिखा है, एक कारण है, एक उसका प्रभाव और एक समाधान के उपाय है, उसी पैटर्न में पढ़ना है। जैसे वायु प्रदूषण क्यों होता है, जैसे बेसिक बेसिक लिखा है, वायु एक तो वाहन से होगा, उद्योगों से होगा, गैसों के उत्सर्जन से होगा। जल क्यों होगा, उद्योग से जो अपशिष्ट निकलेंगे उससे होगा, घर से जो अपशिष्ट निकलेंगे उससे होगा, कृषि रसायन से होगा, जल स्रोतों में प्रदूषण से होगा, तेल रिसाव से होगा। मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है, कीटनाशक से होगी, रासायनिक कचरे से होगी, प्लास्टिक से होगी। ध्वनि कैसे होगी, शहर का शोर, कोई निर्माण कार्य है, यातायात है, उद्योगों से ध्वनि उत्सर्जन हो रहा है, उससे होगी। अब सेम वायु कर दोगे तो वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण मतलब कोई रासायनिक, भौतिक या जैविक घटकों द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषकों के फिर वही प्रकार, एक प्राथमिक हो सकता है, एक द्वितीयक हो सकता है। प्राथमिक मतलब जो डायरेक्ट वायुमंडल में जाता है, द्वितीयक मतलब प्राथमिक प्रदूषकों से मिल के जो बनता है, जैसे ओजोन है, वो प्राथमिक प्रदूषकों से मिल के बनता है, तो वो हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। कोहरा आपको पता होगा, हवा में लटके धुएं के कणों को, पानी की बूंद, इन घटकों के मिश्रण से बनता है। और कोहरा जब हो जाता है तो फिर अपने को दिखता नहीं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं। फिर एक धुंध होता है, स्मोक बोलते हैं। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, मतलब धुआं प्लस कोहरा जो है वो स्मॉग कहलाता है। यह भी एक वायु प्रदूषक का प्रकार है। काला कोयला होता है जो जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से बनता है, काला कोयला होता है, अल्पकालिक है, कालिक आलिक दिखेगा आपको कहीं जाओगे तो। फिर पार्टिकुलेट मैटर, एक 2.5 होता है, एक 10 होता है। 2.5 सूक्ष्म होते हैं, ये ज्यादा हानिकारक होते हैं क्योंकि फेफड़े में घुस जाते हैं। फिर वायु प्रदूषक के स्रोत एक तो कणकीय पदार्थ होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। ओजोन होता है। ओजोन कैसे बनता है, ये तो आपको पता है कि देखो, ओजोन दो टाइप का होता है। एक होता है गुड ओजोन, जैसे अगर ये पृथ्वी है, क्षोभ मंडल में जो ओजोन होता है वो होता है प्रदूषक, इसको बोलते हैं बेड ओजोन। और समताप मंडल में जो ओजोन होता है वो हमको बचाता है पराबैंगनी किरणों से, उसको बोलते हैं गुड ओजोन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबसे मिलके ओजोन बनता है, ये भी प्रदूषक का काम करता है। धुंध बनती है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्रदूषकों के नाम है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, वीओसी है, फिर धुंध है। ये जनरली प्री में ज्यादा आते हैं। प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, एक तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, श्वसन रोग हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, बच्चे बुजुर्गों इनको हो जाएगा। दूसरा आपका पर्यावरण पे प्रभाव होगा, फसल, वनस्पति, जल निकाय, इन पे दिक्कत होगी, अम्ल वर्षा होगी जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। फिर जलवायु प्रदूषण होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या है, वैश्विक तापन को बढ़ाते हैं, तो ये भी एक होगा। क्या क्या कर सकते हैं, तो जनरली ना उपाय ये रहता है कि एक तो आपके स्रोत हैं जिससे निकल रहा है, एक माध्यम है और एक हम है। तो या तो स्रोत को कम कर दो, या हम कुछ, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, हम हेडफोन लगा लें तो बच सकते हैं। और माध्यम मतलब बीच में कुछ ऐसा पेड़ पौधे लगा दें, तो भाई इधर से ध्वनि इधर ना आ पाए, तो उससे बच सकते हैं। तो ये तरीके हैं इसको नियंत्रित करने के। तो एक है स्रोतों को कम करना, मतलब स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें, स्वच्छ उत्पादन तकनीक का प्रयोग करें,
परिवहन को प्रोत्साहित करें, ईवी का यूज करें। दूसरा, नियम कानून बनाना, कि भाई सही जो नियम है कि प्रदूषण कम से कम हो, उसके लिए नियम कानून बने, उनको सख्ती से लागू करें। जो भी हानिकारक प्रदूषक है उस पर प्रतिबंध लगे। फिर जो तकनीकें हैं वो यूज करना, जैसे फिल्टर है, स्क्रबर्स हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स है, एयर प्योरीफायर है, उनका यूज करें। फिर वनीकरण कर सकते हैं, पेड़ लगाएं, हरित क्षेत्र बनाएं, तो ये भी एक तरीका है। ये फिर कॉमन है कि जागरूकता बनाएं, जन जागरूकता बनाएं, स्थानीय समुदायों को जोड़ें, निगरानी करें और अनुसंधान करें। ये हर जगह यूज कर देना। और नवीकरणीय ऊर्जा का भी यूज करें, ऊर्जा दक्षता बढ़ाएं, इंडोर वायु प्रदूषण कम करें, वैश्विक सहयोग करें। तो ये सब वायु प्रदूषण के लिए। जल प्रदूषण मतलब है जल निकाय, जैसे नदी है, झील है, भूजल है, जलाशय, इनमें मानव गतिविधियों के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ना, जिससे मानव को, जानवरों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। जल को आप तीन भाट में भी बांट सकते हो। एक तो सामान्य जल प्रदूषण होता है, एक भूजल होता है, और एक समुद्री होता है। भूजल मतलब भूमि के अंदर का जो जल है उसमें प्रदूषण होना, समुद्री मतलब समुद्र के पानी में प्रदूषण होना। अब सोर्स क्या है? एक तो बिंदु स्रोत है। बिंदु सोर्स मतलब जो दिखता है कि यहीं से निकल रहा है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है, उद्योग है, वहां से प्रदूषक निकल रहे हैं। नगर पालिका का सीवेज है। थर्मल प्रदूषण है, मतलब जो बिजली संयंत्र हैं उनका गर्म पानी जब जल में जाएगा तो दिक्कत होगी। फिर समुद्री के लिए तेल रिसाव होता है। गैर बिंदु स्रोत मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एक स्थान से जोड़ना कठिन है, इसलिए उसको कंट्रोल करना भी कठिन है। जैसे कृषि से जो उर्वरक है उससे यूट्रोफिकेशन होता है, सुपोषण। जो शहर है उनसे दिक्कत होती है, उनका जो बहाव है, खनन गतिविधियां, उनसे दिक्कत होती है। फिर अन्य जो सोर्स हैं जैसे प्लास्टिक कचरा है, समुद्री डंपिंग है, समुद्र में हम पूरे कचरे फेंक देते हैं। वायुमंडलीय जब जमाव है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हम एसिड रेन बोलते हैं, घरेलू कचरा है, इनसे प्रदूषण होता है। फिर दो है डिसोल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको डीओ बोलते हैं, घुलित ऑक्सीजन बोलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जितने डिमांड है समझ लो उस एरिया में, वो उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। और फिर सीओडी होता है, रासायनिक रूप से अगर सही है तो, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब सभी को जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो डिजोल्व ऑक्सीजन है। बीओडी बताता है कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत सही में पड़ रही। और सीओडी मतलब जैविक और रासायनिक गंदगी को साफ करने के लिए कुल कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब ये तीनों सही रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब सुपोषण होता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। कैसे हम कर सकते हैं? तो एक तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तो सामान्य तरीका है। फिर है कचरा प्रबंधन सही करना, जैसे जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका उपचार करके छोड़ें। अब कोई भी प्रदूषित जल निकल रहा है उद्योगों से, पहले उसको ठीक करें ना भाई, फिर छोड़ें। सीवेज है उसको ट्रीटमेंट करें फिर छोड़ें। जमीन के अंदर जो हम कचरे डाल देते हैं उसको ढंग से डालें। फिर जो कृषि में दिक्कत हो रही तो रसायन का कम यूज करें। शहरी जो वो चल रहे हैं उनको संग्रहण करें। तो ये सब तरीके हम अपना सकते हैं। कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, निगरानी की जाए, जन जागरूकता बढ़ाई जाए। तो ये तो कॉमन चीज है, तकनीकों का यूज किया जाए, निगरानी की जाए। फिर जल में जैसे ये कभी कभी प्री में आता है, जैसे नाइट्रेट है, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है प्रभाव, अगर आपसे पूछे। कैडमियम अगर ज्यादा आ जाएगा तो उससे इटाई इटाई रोग हो जाता है। मरकरी आ जाए तो मिनी माता हो जाता है, फ्लोराइड आ जाए तो फ्लोरोसिस आ जाता है। आर्सेनिक से, आर्सेनिक विषाक्तता आती, ब्लैक फूट सिंड्रोम बोलते हैं। सल्फेट, पारा, नाइट्रोजन, मतलब ये सबसे दिक्कत होती है। मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी में जब विषैले रसायन, प्रदूषक, दूषित पदार्थ ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, कृषि उत्पादन में निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, मृदा प्रदूषण होता है।
सेम चीज होगी। क्यों होगा? एक उद्योग से होगा, औद्योगिक कचरे आ जाएंगे, धातु रसायन। दूसरा कृषि से होगा कि कृषि के जो उर्वरक है वो सब आ जाएंगे। तीसरा शहरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण में निर्माण कार्य होता है, भूमि विकास होता है, उससे दिक्कत होती है। खनन गतिविधि आ जाएगी। फिर जो रसाव रिसाव होता है उससे हो जाएगा। तो ये है प्रकृति ज्वालामुखी स्रोत विस्फोट, तो प्राकृतिक तेल रिसाव, और रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है उससे होगा। मृदा प्रदूषण किस पे होगा? एक तो मानव स्वास्थ्य पे होगा, मनुष्यों को नुकसान होगा, खेती को नुकसान होगा, पर्यावरण पे नुकसान होगा, जलवायु पे नुकसान होगा। क्या क्या कर सकते हैं? जो जो दिक्कत है उसको ठीक कर ले। खेती है तो जैविक खेती करें, औद्योगिक नगर पालिका कचरों का वही 3R करें, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। जैव उपचार करें, नियम अच्छे से लागू करें, जन जागरूकता बढ़ाएं, वनीकरण करें। ध्वनि प्रदूषण मतलब अवांछित ध्वनि, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जो मनुष्यों को, अन्य जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किससे किससे ध्वनि निकलती है? एक तो यातायात साधन हो गया, कार बस पो करते हैं। निर्माण गतिविधि, ड्रिलिंग हो रही है, हथौड़ा ठोक रहे हैं, उससे होगा। उद्योगों की कार्यकलापों से ध्वनि निकलती है। फिर जो हमारे घरेलू मशीन है, वॉशिंग मशीन, इनसे ध्वनि निकलती है, ये भी एक कारण है। फिर डीजे बजाओगे, उससे निकलती। फटाका फोड़ोगे, उससे निकलेगी। जो आंधी तूफान ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उससे निकलेगी। प्रभाव क्या क्या है? एक तो शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव आएगा, मतलब हाई बीपी हो जाता है, हृदय संबंधी रोग होता है। मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, चिड़चिड़ापन होगा। जीव जंतुओं पे प्रभाव होगा इसका, जानवर चल देते हैं कि प्रजनन बाकी चीजों में नुकसान होता है। जैव विविधता पे प्रभाव होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पे प्रभाव होगा। तो एक मेन बेसिक है मानव पे, जीव जंतुओं पे, पारिस्थितिक तंत्र पे। दो आप अलग अलग देख सकते हैं। समाधान क्या है? तो कानूनी बना दें कि भाई ये जोन है, यहाँ नहीं करना, इस डेसिबल से ऊपर नहीं करना है। दूसरा तकनीकी, कि निर्माण में आप ऐसी सामग्री का उपयोग करो, जो मशीन है वो कम आवाज वाली आए। फिर ग्रीन बेल्ट बफर जोन बनाए, स्कूल अस्पताल के आसपास शांत जोन करें। जन जागरूकता की भाई जबरदस्ती हार नहीं बजाना है, कुछ लोग की आदत रहती है कि बजाते ही रहते हैं। फिर फिर भाई कुछ वही चीज है, ध्वनि प्रदूषण में क्या है? एक सोर्स को ठीक करो, एक हमको जो मिल रहा है हम अपने को ठीक करें, और एक ही बीच में कुछ करें। जैसे यहाँ पेड़ पौधे लगा दें, जो यहाँ से निकल रहा है उसके चारों तरफ कुछ कर दें, या उसको ठीक कर दें कि कम आवाज हो। और खुद के ईयरफोन लगा लें यार, डीजे कम बजाएं। फिर ये शोर मानक है कि इतने डेसिबल से कम करना है। मौन क्षेत्र मतलब जैसे अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, वहां वो करना है। फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जो प्रदूषण होता है उसको रेडियो एक्टिव प्रदूषण बोलते हैं। ये भी पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, इन पे हानि डालता है। विकिरण कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा की कम होती है, ये जीवित, बीटा जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है, गामा तो बहुत खतरनाक होती है। किससे किससे निकलती हैं? तो एक तो परमाणु विद्युत संयंत्र से निकलेंगी, यूरेनियम, सीजियम, ये सब होते हैं। दूसरा चिकित्सा में भी जो हम रेडियो आइसोटॉप यूज करते हैं उससे निकलती है। परमाणु हथियार परीक्षण करते हैं उससे निकलती है। जहाँ खनन होता है यूरेनियम का, वहां से निकलती है। औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। इसके बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे पृथ्वी में जो अलग अलग चीजें हो रही, रेडॉन गैस है, उससे होता है। प्रभाव क्या होगा? एक तो मानव पे होगा, मानव पे जो बीमारी होती है विकिरण के कारण, बाल झड़ना, मितली आना, मृत्यु भी हो जाती है, वो सब होगा। कैंसर हो सकता है, जैविक उत्परिवर्तन हो सकता है, मतलब आपकी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बोलते हैं कि अभी भी दिक्कत होती है। वन्य जीवों पे प्रभाव होगा, क्योंकि इनको भी विकिरण से नुकसान पहुंचता है। क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहला तो निगरानी होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो देखेगी कैसे इसको उपयोग करें, कैसे निपटान करें। फिर जो अपशिष्ट है, खासकर स्वास्थ्य में यूज करते हैं, जो रिसर्च में यूज करते हैं, उनका सही तरीके से निपटान हो। जो परमाणु रिएक्टर हैं वो सुरक्षित रहे, जनता को जागरूकता रहे, कर्मचारियों के लिए उपाय हो सुरक्षा। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करके हम कर सकते हैं। तापीय प्रदूषण क्या है? जनरली दो टाइप से होता है, या तो जल निकाय का प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे कोई पानी
ये तालाब है मान लो। अब इसमें गर्म पानी डाल दिए, तो एक ये तापीय प्रदूषण कहलाता है, और एक जो जलवायु परिवर्तन हम बोलते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होना, इसको भी तापीय प्रदूषण बोलते हैं। सामान्य भाषा में वायुमंडल की तापमान की अपेक्षा जलमंडल का इसलिए अधिक तापवर्तन से जलीय जीवों को ज्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी तापमान बढ़ रहा है तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन मान लो पानी का तापमान जो है उसमें आप अचानक गर्म करोगे तो वो ज्यादा दिक्कत होगी। तो जनरली तापीय प्रदूषण हम लोग पानी में जो सामान्य पानी में जब गर्म पानी डालते हैं उसको मानते हैं। कैसे होता है, एक तो औद्योगिक प्रक्रियाएं कि फैक्ट्रियां औद्योगिक संयंत्र जो हैं गर्म पानी को जल निकायों में छोड़ देते हैं। इसके अलावा शहरों से तापमान में वृद्धि होती है, वनों की कटाई से होती है, प्राकृतिक जल ज्वालामुखी ये वो फूटता है उससे भी होती है। इससे क्या होगा, घुली ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाएगी, थर्मल शॉक आ जाएगा। मतलब ये होता है कि अब मान लो कोई मछली आराम से तैर रही सामान्य पानी में, अचानक गर्म पानी डाल दोगे, तुम कहीं नहा रहे ठंडे पानी से, अचानक उबलता पानी आ गया, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। उसी को थर्मल शॉक बोलते हैं। और हम तो फिर भी जी जाएंगे भाई, ये छोटे मोटे जीव नहीं जी पाएंगे। जैव विविधता को हानि होगी, उससे विषाक्त पदार्थों में वृद्धि होगी, प्रजनन प्रणाली में दिक्कत होगी, क्योंकि उसका भी उनका एक तापमान रहता है। प्रभाव क्या होगा, एक तो जल जनित रोग बढ़ जाएंगे, मछली पालन पे प्रभाव पड़ेगा, कम मछलियां मिलेंगी। क्या क्या कर सकते हैं, तो कूलिंग टावर की भाई पानी छोड़ने से पहले ठंडा कर दो, और क्या दिक्कत है, क्यों तुम गरम गरम बिल्कुल छोड़ रहे। लूप सिस्टम हो जाए जो जिससे पानी थोड़ा ठंडा हो जाए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का यूज हो, जल निकायों में सुधार हो, जल प्रबंधन में सुधार हो, और वनीकरण, ये तो हर जगह हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरे जो होते हैं, वो क्यों होते हैं, सही तरीके से अब मोबाइल है फेंक दिए, टीवी है फेंक दिए, तो यही वेस्ट बन जाते हैं, जो विकसित देश है भारत में लाके फेंक देते हैं, तो वो दिक्कत है। तो कैसे होता है वेस्ट, एक तो हमारे ही जो पुराने, आप इतने मोबाइल फेंके, इतने लैपटॉप फेंके, इतने टीवी फेंके, इतनी बाकी चीजें फेंके, वही तो उपभोक्ता के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। दूसरा औद्योगिक और व्यापारिक है, जो औद्योगिक मशीनें हैं, चिकित्सा उपकरण है, वो अनुचित निपटान हुआ कि भाई आपको ढंग से उसको पुनर्चक्रित नहीं किया गया, सुरक्षित पुनर्चक्रण किया गया, तो इनसे दिक्कत होती है। फिर स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या होगा, तो ये सब चीजें उससे निकलती हैं, जैसे सीसा है, इससे तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, किडनी, ये सब खराब होते हैं। पारा है, ये भी तंत्रिका तंत्र, दिमाग, इनको खराब करता है। कुछ भी ऐसा है ना, तो तीन चीज लिख देना, दिमाग, तंत्रिका तंत्र, किडनी, तो ठीक हो जाएगा। श्वसन असन को भी कुछ लोग कर देते हैं। पीसीबी है, डायोक्सिन है। प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो मिट्टी और जल का प्रदूषण बढ़ेगा, मिट्टी में ही तो डालोगे, पानी में ही डालोगे, जलाओगे तो वायु प्रदूषण होगा। तरीका क्या है, मेन है इसका 3R। सबसे पहले रिड्यूस करो, रिसाइकल करो, ठीक, और रीयूज करो। तो सही पुनर्चक्रण करना है, निपटान करना है। संग्रहण करो सबसे पहले, उसको अलग अलग बांटो, उसके बाद फिर सही तरीके से यूज करो। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस मतलब ऐसा अपशिष्ट जो ठोस है, उसको कैसे प्रबंधन किया जाए। मेन होता है कि जैसे अब सुविधा समझो कि आपका कचरा है, कोई ठोस कचरा, उसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको संग्रहित करेंगे, फिर उसको पृथक करेंगे कि भाई ये सूखा कचरा है, ये गीला कचरा है। फिर क्या करेंगे, उसको सही स्थान तक ले जाएंगे, फिर उसको उपचार करेंगे और निपटान करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये कैसे कैसे होता है, एक तो नगरी हो गया, नगरी मतलब जो घर, दुकान, बाजार, अस्पताल से निकलता है। एक औद्योगिक हो गया जो उद्योगों से निकलता है। एक खतरनाक हो गया जो जहरीले रसायन है, कीटनाशक है। एक ई वेस्ट हो गया, कंप्यूटर, टीवी। अब नगरीय ठोस अपशिष्ट के क्या क्या कारण है, नगरीकरण हो रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है कि भाई हर चीज हम प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं, पन्नी में लेके आ रहे हैं। अप्रभावी नगर पालिकाई सेवाएं है, वो उठाने नहीं आते, और जागरूकता भी नहीं, कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक। फिर औद्योगिक क्यों हो रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, प्रबंधन नहीं है, ई उपकरण बढ़ रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। प्रभाव क्या क्या होगा, एक तो स्वास्थ्य पे होगा,
भाई खुले में जलाओगे तो दिक्कत होगी, ढेर लग जाएंगे तो चूहे मच्छर ये सब आ जाएंगे, पर्यावरण को दिक्कत होगी, डंपिंग कर दोगे तो जाके भूमि के जल से मिल जाएंगे, आर्थिक प्रभाव होगा, गंदगी बढ़ेगी। भारत में लोग इसलिए नहीं आते ना कि गंदगी बहुत है, विदेश जो भी जाते हैं और कितनी भी बुराई करें ये बोलते हैं कि यार साफ अच्छा है। फिर कैसे कर सकते हैं? एक तो रिसाइकल करो, पुनः प्रयोग करो, दूसरा रिड्यूस करो, कम यूज करो इन चीजों का, और रीयूज करो, फिर से उपयोग करो, अपशिष्टों को सही तरीके से नष्ट करना है, जैसे जिसको दहन कर सकते हैं दहन करें, कंपोस्ट बना सकते हैं कंपोस्ट करें, लैंड फिलिंग करना है, जमीन के अंदर गड़ाना है तो सही तरीके से गड़ा के सही तरीके से उसको ढके, फिर आपका विखंडन कर सकते हैं, वर्मी कल्चर कर सकते हैं, खाद बन जाएगा। समुद्री डंपिंग जो है, मतलब इससे भी दिक्कत है ना कि समुद्र के पूरे मतलब वो आपका अंटार्कटिका अंटार्कटिका में ना पूरा ऐसे अंबार लग गया है कचरों का, तो वो भी दिक्कत है, तापीय अपघटन कर सकते हैं। फिर क्या क्या रूल है, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है 2016 का, स्वच्छ भारत मिशन इसी के लिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16 का है, इसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि भाई तुम प्रोड्यूस करे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ये सब है। फिर सामाजिक उपाय की जन जागरूकता फैलाना, ग्राम पंचायत नगर निगम एनजीओ इनकी हेल्प लेना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये सब है। प्लास्टिक प्रदूषण मतलब प्लास्टिक सामग्री का जमाव जो मनुष्यों को, मानव स्वास्थ्य को और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वो प्लास्टिक प्रदूषण है। समुद्री जीवन पे प्रभाव पड़ता है, मतलब भाई प्लास्टिक डाल दिए, वो जीव तो उनको थोड़ी पता, वो खाते हैं मर जाते हैं या फंस जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, मानव स्वास्थ्य को तो जोखिम है ही है, माइक्रो प्लास्टिक है वो श्वसन से अंदर भी चल देते हैं। फिर आर्थिक प्रभाव भी होता है, मतलब पर्यटन में दिक्कत होगी, मछली पालन में दिक्कत होगी, और समाधान क्या है, इसमें भी वही 3R है। इसके अलावा खपत बढ़ाए, प्रबंधन सही करें, पुनर्चक्रण करें, वैकल्पिक यूज करें, प्रतिबंध लगा दें। फिर है मानव की क्या भूमिका है, ये सीधा सीधा 8 नंबर में पूछ सकता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली लिखना, तुम क्या कर सकते हो प्रदूषण रोकने में। पहला, स्वच्छ ऊर्जा का यूज कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन अगर है तो सौर ऊर्जा का यूज करें, पवन ऊर्जा का यूज करें, जीवाश्म ईंधन का यूज करें, वो कर सकते हैं। ठीक, जीवाश्म ईंधन का यूज मतलब वो गोबर ओबर गैस वाला जो नहीं रहता, उस टाइप का कुछ यूज करें, प्रदूषण ना हो जिससे। दूसरा, हम भी रिसाइकल करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें, तो वो एक चीज है कि कचरों को अलग अलग रखें, फिर से यूज करें। तीसरा, वाहन उत्सर्जन से हम वो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करें, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, इस टाइप का काम कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, वनों की कटाई को रोकें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ये सब काम कर सकते हैं। जल प्रदूषण के लिए क्या कर सकते हैं, घरेलू औद्योगिक कचरों को नदी में ना फेंकें, अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन करें, उद्योगों में हरित तकनीक का यूज करें, जन जागरूकता फैलाएं, कानूनों का पालन करें, जैविक खेती जो है उसको बढ़ावा दें, शहरीकरण सही तरीके से करें, अपशिष्ट प्रबंधन सही तरीके से करें, समुदायों के साथ प्रयास करें, जलवायु अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, कि भाई बचत का यूज डालें, तकनीकी नवाचार करें, सतत विकास की बात करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अच्छा, इतना ही था सिलेबस? और फिर ये PYQ है, ये मेरे हिसाब से आपसे बन ही जाएगा, जो हम लोग पढ़े उसी के आधार पे थोड़ा सा देख लेना, जो एक आध आपको कठिन लगे सर्च कर लेना। और इस टाइप के सवाल ना, मतलब ये है कॉमन चीज, लेकिन इसको गूगल उगल में भी सर्च कर लिया करो कि भाई, जैसे मैं आपको तुरंत करके दिखाता हूँ, डेमो दे के दिखाता हूँ। प्रदूषण नियंत्रण में मानव की भूमिका
पॉइंट वाइज उत्तर। एक तो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना, वाहनों का सीमित उपयोग करना, वृक्षारोपण करना, कचरे का प्रबंधन करना, प्लास्टिक का कम यूज करना, जल संरक्षण करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, सरकारी नीतियों को मानना, समुदाय की भागीदारी करना, सतत सस्टेनेबल जीवन शैली अपनाना। तो ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो, ये सब भूमिका है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन हुआ। आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि, और आप लोग बताना, वो जो टेक्नोलॉजी वाला है उसको भी खत्म करने का प्रयास करते हैं, और जो जो हो पाए मेन से पहले, जिससे आपका मेंस भी अच्छा हो, और अगर आप इस बार नहीं भी दिला रहे हैं तो भी एक आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे किस चीज को पढ़ना है। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।